हेलो दोस्तों, क्रिएटिव दिशा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में। तो दोस्तों, प्राचीन भारत का इतिहास अब अपने आखिरी भाग में है। आगे आने वाले 2-3 वीडियोस में हम दक्षिण भारत के बारे में बात करके प्राचीन भारत के इतिहास को खत्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गुप्त वंश के बाद हर्ष के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति को स्थिरता प्रदान कर सकती थी। इस समय दक्षिण भारत में 2 महत्वपूर्ण वंश, कांची के पल्लव वंश एवं बादामी या वातापी के चालुक्य वंश शासन कर रहे थे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में। कांची के पल्लव वंश के विषय में प्राथमिक जानकारी हरिशेर की प्रयाग प्रशस्ति एवं ह्वेनसांग के यात्रा विवरण से मिलती है। संभवतः पल्लव लोग स्वतंत्र राज्य स्थापित करने से पूर्व सातवाहनों के सामंत थे। इनके प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में एवं बाद के संस्कृत में मिले हैं। पल्लवों की उत्पत्ति के संदर्भ में अंतिम लेखक प्रोफेसर राव भी यह मानने पर विवश हो गए कि पल्लवों की उत्पत्ति का प्रश्न विवादग्रस्त एवं अंधकार में निमग्न है। BL राइस और V वेंकैया ने पल्लवों का समीकरण पहलवों या पार्थियनों से स्थापित किया है, जो सातवाहनों के पतन के दिनों में कृष्णा और गोदावरी नदी के मध्य स्थित आंध्र प्रदेश में घुस आए। यहीं से उन्होंने तोंड मंडलम एवं कांची पर अधिकार कर लिया। समस्या यह है कि पल्लव अभिलेखों में इसका कोई संकेत नहीं है, अतः ऐतिहासिक प्रमाण के अभाव में उन्हें पार्थियन मानने का मत उचित प्रतीत नहीं होता है। पल्लव अभिलेखों में उन्हें भारद्वाज गोत्रीय तथा अश्वत्थामा का वंशज कहा गया है। तालगुंड अभिलेख उन्हें क्षत्रिय कहता है। प्रोफेसर R सत्यन भैथ्यर मानते हैं कि पल्लव अशोक के साम्राज्य के एक प्रांत तोंड मंडलम से ही उत्पन्न हुए थे। पल्लवों की उत्पत्ति का यही विचार अभी तक सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसा लगता है कि पल्लवों में उत्तरी भारत के भारद्वाज गोत्रीय ब्राह्मणों तथा कांची के आसपास के राजवंशों के रक्त का मिश्रण था। यद्यपि पल्लवों के राजनीतिक तथा सांस्कृतिक उत्कर्ष का केंद्र कांची था, किंतु उनका मूल निवास स्थान तोंड मंडलम था। कालांतर में उनका साम्राज्य उत्तर में पेन्नार नदी से दक्षिण में कावेरी नदी की घाटी तक विस्तृत हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पल्लव वंश में कौन कौन से शासकों ने शासन किया। तो सबसे पहले शासक थे शिवस्कंद वर्मन। प्राकृत भाषा की ताम्रलेखों से पता चलता है कि प्रथम पल्लव शासक सिंह वर्मा था। प्रारंभिक पल्लव वंशी शासक शिवस्कंद वर्मन के विषय में हमें मयुड़वोलु एवं हीरहट्टगली ताम्र अनुदान पत्र से जानकारी मिलती है। उसे अग्नियोष्टम, वाजपेयी एवं अश्वमेघ यज्ञ का यज्ञकर्ता माना जाता है। उसने कांची को अपनी राजधानी बनाया था। आगे बात करते हैं विष्णुगोप के बारे में। प्रयाग प्रशस्ति के विवरण से स्पष्ट होता है कि जिस समय समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ को जीता, उस समय कांची पर विष्णुगोप शासन कर रहा था। विष्णुगोप के बाद ईसा की 5वीं एवं 6ठी शताब्दी में पल्लवों का इतिहास अंधेरे में था। इनके बाद अगले शासक सिंह विष्णु थे। इन्होंने 575 से 600 ईस्वी तक शासन किया। सिंह विष्णु के समय में पल्लव इतिहास का नया अध्याय आरंभ हुआ। सिंह विष्णु को सिंह विष्णुओत्तर युग एवं अवनि सिंह भी कहा जाता था। उसने चोलों को परास्त कर कावेरी के मुहाने तक अपने राज्य को विस्तृत कर लिया और चोल मंडल की विजय के बाद ही उसने अवनि सिंह की उपाधि धारण की। सिंह विष्णु के दरबार में संस्कृत का महान कवि भारवी रहता था। यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसके समय में ही मामल्लपुरम के आदिवराह
गुहा मंदिर का निर्माण किया गया। इस मंदिर में सिंह विष्णु एवं उसकी 2 रानियों की प्रतिमा भी स्थापित की गई है। इसके बाद अगले शासक महेंद्र वर्मन प्रथम थे। इन्होंने 600 से 30 ईस्वी तक शासन किया। यह सिंह विष्णु का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसके समय में पल्लव साम्राज्य न केवल राजनीतिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं कलात्मक दृष्टि से भी अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसने मतविलास, विचित्रचित्त एवं गुणभर आदि प्रशंसा सूचक पदवी धारण की थी। उसकी उपाधियां चेतकारी और चित्रकार पुल्ली भी थीं। उसके समय में ही दक्षिण भारत में प्रभुसत्ता की स्थापना के लिए पल्लव चालुक्य एवं पल्लव पांड्य संघर्ष शुरू हो गया था। ऐहोल अभिलेख के उल्लेख के आधार पर कहा जाता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों से वेंगी को छीन लिया था। नंदिवर्मा द्वितीय के कशाकुड्डी अभिलेख से ज्ञात होता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम ने पुल्लूर में अपने प्रमुख शत्रु को पराजित किया था। उसने मत्तविलास प्रहसन तथा भगवद जुकियम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की। उसके संरक्षण में ही संगीत शास्त्र पर आधारित ग्रंथ कुडमिमालय की रचना हुई। इसके बाद नरसिंह वर्मन प्रथम ने शासन किया। इन्होंने 630 से 68 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन प्रथम अपने पिता महेंद्र वर्मन की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा। वह अपने अभिलेखों में वातापी कोंड के रूप में उद्धृत है। असाधारण धैर्य एवं पराक्रम के कारण उसे महामल्ल भी कहा गया। कुर्रम दानपत्र अभिलेख के उल्लेख से ज्ञात होता है कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को परिमल, मणिमंगलाई एवं शूरमार के युद्धों में परास्त किया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय की पीठ पर विजय शब्द अंकित करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने काशाकुट्टी ताम्रपत्र अभिलेख एवं महावंश के उल्लेख से उसकी लंका विजय प्रमाणित होती है। कांची के निकट एक बंदरगाह वाला नगर महामल्लपुरम बसाने का श्रेय भी नरसिंह वर्मन प्रथम को दिया जाता है। उसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची गया था। इनके बाद महेंद्र वर्मन द्वितीय ने 668 से 70 ईस्वी तक शासन किया। महेंद्र वर्मन द्वितीय नरसिंह वर्मन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसने बहुत कम समय तक शासन किया। कशाकुदिलेख के वर्णन के आधार पर कहा जाता है कि उसने घटिका, विद्वान ब्राह्मणों की संस्था को विस्तार दिया। कुछ लेखों में इसे मध्यम लोकपाल भी कहा गया है। इनके बाद परमेश्वर वर्मन प्रथम ने 670 से 95 ईस्वी तक शासन किया। यह महेंद्र वर्मन द्वितीय का पुत्र एवं उत्तराधिकारी था। उसका संघर्ष सबसे पहले चालुक्य नरेश विक्रमादित्य से हुआ। इस संघर्ष का परिणाम संदेहास्पद है क्योंकि चालुक्यों के गदवल अभिलेख में विक्रमादित्य की विजय एवं पल्लवों के कुर्म अभिलेख में परमेश्वर वर्मन प्रथम व ईश्वर पोत की विजय प्रमाणित होती है। दोनों ओर के अभिलेखीय साक्ष्यों के अध्ययन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि चालुक्य पल्लव संघर्ष में पहले चालुक्यों की ओर अंतिम रूप से पल्लवों की विजय हुई। परमेश्वर वर्मन प्रथम ने विद्या विनीत उग्रदंड, लोकादित्य, चित्रमाय, गुणभाजन, श्रीभर एकमल, रणंजय आदि विरुद्ध धारण किया। इसके समय में मामल्लपुर का प्रसिद्ध गणेश मंदिर निर्मित हुआ। इनके बाद नरसिंह वर्मन द्वितीय ने शासन किया। इन्होंने 695 से 720 ईस्वी तक शासन किया। परमेश्वर वर्मन प्रथम के बाद उसका पुत्र नरसिंह वर्मन द्वितीय राजा हुआ। राज सिंह, आगम प्रिय एवं शंकर भक्त उसकी सर्वप्रिय उपाधियां थीं। उसे राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता था।
नरसिंहवर्मन द्वितीय का समय सांस्कृतिक उपलब्धियों का रहा है। उसके महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों में महाबलीपुरम का समुद्र तटीय मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर एवं ऐरावतेश्वर मंदिर की गणना की जाती है। उसने मंदिर निर्माण शैली में एक नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया। संभवतः महाकवि दंडिन उसका समकालीन था। इसकी वाद्य विद्याधर, वीणा नारद, अंत्योदय तुम्बरु उपाधियां उसकी संगीत के प्रति रुझान की परिचायक हैं। इनके बाद परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने 720 से 31 ईस्वी तक शासन किया। नरसिंह वर्मन द्वितीय का छोटा पुत्र परमेश्वर वर्मन द्वितीय गद्दी पर बैठा। कशाकुडी अभिलेख में इसे बृहस्पति नीति का आदर्श संरक्षक एवं कुशल प्रशासक कहा गया है। चालुक्यों के उच्चल अभिलेख से ज्ञात होता है कि चालुक्य राजा विक्रमादित्य द्वितीय ने गंग शासक दुर्विनीत एरियप की सहायता से पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन द्वितीय पर आक्रमण कर उसे परास्त करके हत्या कर दी। इसके बाद नंदीवर्मन द्वितीय ने 731 से 95 ईस्वी तक शासन किया। नंदीवर्मन द्वितीय के शासनकाल में पल्लवों का चालुक्यों, पांड्यों तथा राष्ट्रकूटों से संघर्ष हुआ। यद्यपि पूर्वी चालुक्य राज पर नंदीवर्मा द्वितीय ने कब्जा कर लिया, किंतु राष्ट्रकूटों ने कांची को विजित कर लिया। गोविंद तृतीय के अभिलेख से यह प्रमाणित होता है कि राष्ट्रकूट नरेश दंतिदुर्ग ने पल्लवों की राजधानी कांची पर विजय प्राप्त कर अपनी पुत्री का विवाह नंदीवर्मन द्वितीय से कर दिया और इन दोनों के संयोग से दंतिवर्मन नाम का पुत्र ने जन्म लिया, जो आगे चल के पल्लव वंश का अगला शासक बना। दंतिवर्मन ने 796 से 847 ईस्वी तक शासन किया। नंदीवर्मन एवं राजमहिषी रेवा का पुत्र दंतिवर्मन अगला पल्लव राजा बना। उसके समय में पल्लव राज्य पर राष्ट्रकूट नरेश गोविंद तृतीय एवं पांड्य शासकों ने आक्रमण किया। उसे अभिलेखों में पल्लव कुलभूषण कहा गया है। उसने मद्रास के निकट बने पार्थसारथी मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। दंतिवर्मन के बाद उसका पुत्र नंदीवर्मन तृतीय ने शासन किया। इसने 847 से 69 ईस्वी तक शासन किया। उसने अपने बाहुबल एवं पराक्रम से चोलों, पांड्यों एवं चेरों को पराजित कर पुनः एक बार पल्लव साम्राज्य को शक्ति प्रदान की। यह महान पल्लव शासकों की पंक्ति का अंतिम पराक्रमी शासक था। तमिल साहित्य के महान कवि पोरंदु देवनार को नंदीवर्मन का राजाश्रय मिला हुआ था। तमिल काव्य नंदी कलंबकम की रचना से इसके द्वारा विजित युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। नंदीवर्मन तृतीय के बाद उसका पुत्र नृपतुंग वर्मन गद्दी पर बैठा। इसने 870 से 79 ईस्वी तक शासन किया। उसका शासनकाल शांति का काल था। उसके शासनकाल के अंतिम दिनों में सौतेले भाई अपराजित ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह में पांड्यों ने नृपतुंग का एवं चोलों तथा पश्चिमी गंग ने अपराजित का साथ दिया। दोनों ओर की सेनाओं के बीच श्रीपुरम्बम के मैदान में घमासान संघर्ष हुआ। संघर्ष में अपराजित की विजय हुई और वह पल्लव वंश का अगला शासक बना। अपराजित ने 879 से 97 ईस्वी तक शासन किया। यह पल्लव वंश का अंतिम शासक था। उसके समय में चोल शासक आदित्य प्रथम ने तोड़ मंडलम पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार दक्षिण भारत में एक नवीन शक्ति के रूप में चोलों का उदय हुआ। अपराजित ने विरुत्तनी में वीरटानेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। अपराजित के बाद नंदीवर्मा तृतीय, नंदीवर्मा चतुर्थ, कंपवर्मा आदि ने कुछ समय तक पल्लव शक्ति को बचाने का प्रयास किया पर असफल रहे। तो दोस्तों, आज की वीडियो से हमने दक्षिण भारत के इतिहास को शुरू किया और आज हमने बात करी पल्लव वंश के अनेक शासकों के बारे में।
आने वाले कल के वीडियो में हम बात करेंगे चालुक्य वंश के बारे में और आगे 2-3 वीडियोस में हम प्राचीन भारत के इतिहास को ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।